नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन की उच्च स्तरीय मिशन संचालन समिति की पहली बैठक आयोजित की। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने हरित सागर नाम से हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 जारी किए। आईआईटी रुड़की के एक विश्लेषण के मुताबिक भारतीय गाद में उर्वरकों के लिए उपयोग किए जाने की उच्च क्षमता है। यूनाइटेड किंगडम में माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट की मदद से पहले बच्चे का जन्म हुआ। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण भी पढ़ाई भी योजना शुरू की। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के चरण 2 के तहत भारत के कुल गांवों में से 50% अब खुले में शौच से मुक्त प्लस यानी ODF प्लस हो गए हैं। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन की उच्च स्तरीय मिशन संचालन समिति की पहली बैठक आयोजित की। डीप ओशन मिशन और इसके विविध घटकों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मिशन संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। मिशन संचालन समिति डीप ओशन मिशन के तहत गठित सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है। ये समिति मिशन को व्यापक नीतिगत निर्देश प्रदान करती है। इस बैठक में कोबाल्ट, निकल, तांबा और मैग्नीज जैसे सामरिक खनिजों की खोज और उनके व्यावसायिक दोहन पर चर्चा हुई। हाइड्रोजन सल्फाइड के अन्वेषण के लिए 11 संभावित स्थलों की भी पहचान की गई। साथ ही डीप ओशन मिशन के घटक के रूप में इनके विस्तृत सर्वेक्षण के एक समर्पित बहुउद्देशीय पोत का अधिग्रहण भी किया जा रहा है। डीप ओशन मिशन के उद्देश्य हैं संसाधनों के गहरे समुद्र का अन्वेषण करना, साथ ही महासागरीय संसाधनों के संधारणीय उपयोग के लिए गहरे समुद्र से संबंधित तकनीकों का विकास करना। ये ब्लू इकोनॉमी पहलों का समर्थन करने के लिए एक पंचवर्षीय मिशन मोड परियोजना होगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय है। डीप ओशन मिशन में 6 विषय वस्तु शामिल हैं। गहरे समुद्र में खनन और मानव युक्त पनडुब्बियों के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना, महासागरीय जलवायु परिवर्तन परामर्शी सेवाओं का विकास करना, गहरे महासागर की जैव विविधता के अन्वेषण और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना, गहरे महासागर का सर्वेक्षण और अन्वेषण करना, महासागर से ऊर्जा और मीठा जल प्राप्त करना और महासागरीय जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन की स्थापना करना। डीप ओशन मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 2021 में समुद्रयान परियोजना शुरू की गई थी। समुद्रयान परियोजना के अंतर्गत मत्स्य 6000 नामक मानव युक्त पनडुब्बी का विकास किया जा रहा है। ब्लू इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यह पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए स्मार्ट शिपिंग का उपयोग करती है। ये समावेशी है और सभी के लिए जीवन को बेहतर बनाती है। ये नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करती है। ये रोजगार सृजित करती है, गरीबी कम करती है और भुखमरी की समाप्ति संबंधी प्रयासों में योगदान देती है। ये संधारणीय मत्स्यन पर आधारित है। ये गैर कानूनी मत्स्यन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ये समुद्री जीवन और महासागरों का संरक्षण करती है। ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से तटीय समुदायों की रक्षा करती है और समुद्री अपशिष्ट तथा महासागरीय प्रदूषण से निपटने में मदद करती है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने हरित सागर नाम से हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 जारी किए। हरित सागर दिशा निर्देश 2023 में पत्तन विकास, संचालन और रखरखाव में इकोसिस्टम की कार्यक्षमता बढ़ाने की परिकल्पना की गई। साथ ही प्रकृति के कार्य करने की अवधारणा को अपनाने और पत्तन इकोसिस्टम के जैविक घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने की भी बात कही गई। इसमें पत्तन के संचालन में स्वच्छ या हरित ऊर्जा के उपयोग पर बल दिया गया है। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल, इथेनॉल जैसे हरित ईंधनों के भंडारण, कुशल प्रबंधन और बंकरिंग के लिए पत्तन की क्षमता को विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। पोतों के ईंधन के पुनर्भंडारण को बंकरिंग कहा जाता है। इसमें कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि पत्तनों को अपने संचालन के लिए विद्युत की जरूरतों का 2030 तक 60% और 2047 तक 90% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना होगा। वर्ष 2030 तक पत्तनों के पास कम से कम एक LNG बंकरिंग स्टेशन अवश्य होना चाहिए। वर्ष 2025 तक पत्तन के भीतर और उसके आसपास के क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना करनी होगी। इसमें ग्लोबल ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव मानकों को अपनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के पत्तनों से संबंधित पहलुओं का भी उल्लेख किया गया है। इन दिशा निर्देशों का महत्व ये है कि इनसे शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इनसे पत्तन इकोसिस्टम के जैविक घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने में सहायता मिलेगी। ये सतत विकास लक्ष्यों को
प्राप्त करने में सहायक होंगे। इन दिशा निर्देशों के अनुपालन से सभी पत्तनों पर पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा हरित पत्तन से संबंधित अगर हम पहलों की बात करें तो प्रोजेक्ट ग्रीन पार्ट्स की शुरुआत की गई है। इसके 2 घटक हैं, हरित पत्तन पहल और स्वच्छ भारत अभियान। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग की स्थापना की गई। भारत में IMO ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट के तहत पायलट परियोजना चलाई जा रही है। इसके अलावा हरित पत्तन नीति का मसौदा जारी किया गया है। और अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र में आई तकनीकी के बारे में है। यूनाइटेड किंगडम में माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट यानी MDT की मदद से पहले बच्चे 3 पेरेंट बेबी का जन्म हुआ है। MDT यानी माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट तकनीक के तहत इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF भ्रूण विकसित करने के लिए एक स्वस्थ महिला दाता के अंडाणु से उत्तक लिए जाते हैं। ये भ्रूण उन हानिकारक उत्परिवर्तनों से मुक्त होते हैं जो एक माता से उसके बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं। इस तकनीक को माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी और 3 पेरेंट बेबी प्रक्रिया भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 व्यक्ति शामिल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन टेक्निक प्रक्रिया भ्रूण जैविक माता पिता से प्राप्त अंडाणु और शुक्राणु को दाता के अंडाणु से मिले माइटोकॉन्ड्रिया के साथ संयोजित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया छोटी बैटरी जैसी संरचनाएं होती हैं। इस भ्रूण से पैदा हुई संतान में स्वाभाविक रूप से माता और पिता के DNA होते हैं। इसके अलावा उसमें दाता की आनुवंशिक सामग्री की आंशिक मात्रा लगभग 37 जीन भी मौजूद होती है। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन टेक्निक के लाभ ये हैं कि ये तकनीक उत्परिवर्तित माइटोकॉन्ड्रिया वाली महिलाओं के लिए आशा की किरण लेकर आई है। अब वे आनुवंशिक विकार रहित संतान को जन्म दे सकती हैं। लगभग 6000 बच्चों में से एक बच्चा माइटोकॉन्ड्रियल विकारों से ग्रसित होता है। एक व्यक्ति अपने सभी माइटोकॉन्ड्रिया माता से विरासत में प्राप्त करता है। ऐसे में बैटरी जैसी इस संरचना में हानिकारक उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन उस माता के सभी संतानों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि MDT से संबंधित कई चिंताएं भी उभरी हैं। इससे डिजाइनर बेबी का चलन बढ़ेगा, ये अभिभावकत्व की भावना को कमजोर करेगा। इसके अलावा ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा महंगी है। दरअसल माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट कैसे कार्य करता है अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं कि माता का निषेचित अंडू यानी कि जो अस्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस है इसे माता पिता की न्यूक्लियर DNA से निकाल कर रख लिया जाता है। फिर उसके बाद दाता का निषेचित अंडाणु लिया जाता है जो कि एक स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया है और दाता की न्यूक्लियर DNA को हटाकर नष्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद दाता यानी डोनर का अंडाणु लिया जाता है। फिर माता पिता की न्यूक्लियर DNA को दाता के अंडाणु में प्रवेश कराया जाता है और इस तरीके से ये प्रक्रिया पूरी होती है। IIT रुड़की के एक विश्लेषण के मुताबिक भारतीय गाद में उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाने की क्षमता है। गंगा के प्रदूषित जल के उपचार के लिए कुछ सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इन संयंत्रों में पाई जाने वाली गाद के विश्लेषण में ये पाया गया है कि इनमें से अधिकतर का उर्वरक के रूप में बेहतर उपयोग किया जा सकता है। ये गाद से जुड़ा अपनी तरह का पहला विश्लेषण है। इस अध्ययन से ये पता चला है कि गाद सूखने के बाद वर्ग B की गाद बन जाती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अनुशंसित मानकों से थोड़ी ज्यादा होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पादप वृद्धि के लिए मृदा के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। गाद STP से फिल्टर किया गया गाढ़ा अवशेष होता है। ये कार्बनिक रसायनों से समृद्ध होती है, साथ ही भारी धातुओं, औद्योगिक अपशिष्टों और जीवाणुविक संदूषकों का भंडार भी है। गाद में मौजूद रोग जनकों को नष्ट करने के लिए उसे कम से कम 3 माह तक भंडारित करने की जरूरत है। इसके बाद गाद में मौजूद भारी धातु के अंश को कम करने के लिए इसे गोबर, खाद और भूसी या स्थानीय मृदा के साथ मिश्रित किया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत अर्थ गंगा की शुरुआत की गई। अर्थ गंगा इस पवित्र नदी से आर्थिक मूल्य प्राप्त करने पर केंद्रित है। इस पहल का उद्देश्य उपचारित अपशिष्ट जल और खाद का मुद्रीकरण और फिर से उपयोग करना है। इसका लक्ष्य गाद को उपयोग करने योग्य उत्पादों में परिवर्तित करना है, जैसे खाद और ईंटें। खाद के रूप में गाद का उपयोग करने के कई लाभ हैं, जैसे कि गाद का उचित निपटान, इसमें मौजूदा खनिजों का उपयोग आदि। यानी कि ये चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। उपचारित गाद की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के मानकों के अनुसार उपचारित गाद को वर्ग A या वर्ग B के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्ग A खुले में निपटान के लिए सुरक्षित है और जैविक उर्वरक के रूप में उपयोगी है। वर्ग B का मतलब है गाद का उपयोग सीमित कृषि अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 के तहत भारत के कुल गाँव में से 50% अब खुले में शौच से मुक्त प्लस यानी ODF प्लस हो गए हैं। देश के 2,96,000 से ज्यादा गाँव ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस घोषित किया है। ये 2024-25 तक SBMG के दूसरे चरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ODF प्लस गाँव के प्रतिशत के मामले में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य तेलंगाना है। इसके बाद बड़े राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है। छोटे राज्यों में गोवा और सिक्किम शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन तथा द्वीप और लक्षद्वीप में 100% ODF प्लस मॉडल गाँव हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रथम चरण को 2014 में जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना था। इसके तहत भारत के सभी गाँवों ने 2019 तक स्वयं को ODF घोषित कर दिया था। SBMG का दूसरा चरण 2021 से 2024-25 तक कार्यान्वित किया जा रहा है। ये चरण ODF दर्जे और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सततता पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत अन्य प्रमुख घटक हैं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और मल युक्त गाद प्रबंधन, गोवर्धन यानी कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। इसके तहत मवेशी अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। वहीं सूचना, शिक्षा और संचार या व्यवहार परिवर्तन संचार पर बल दिया जाएगा। इसके अलावा क्षमता निर्माण पर बल दिया जाएगा। खुले में शौच से मुक्त की कई कैटेगरीज हैं। SBM ODF तब मिलता है जब एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाता है। SBM ODF प्लस का दर्जा तब मिलता है जब ODF का दर्जा बरकरार रहता है और उसको रखने के साथ साथ ये सुनिश्चित करना कि सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कार्यशील और सुव्यवस्थित रहें। इसके अलावा SBM ODF प्लस के दर्जे के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि पिछला दर्जा यानी ODF प्लस के दर्जे को बरकरार रखना है और शौचालयों की गाद तथा सेप्टेज का प्रबंधन करना है। अगली खबर महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण भी पढ़ाई भी योजना शुरू की है। पोषण भी पढ़ाई भी योजना के तहत देश भर की आंगनबाड़ियों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस योजना की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है। ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में उल्लिखित हर क्षेत्र में बच्चों के विकास को लक्षित करती है, जैसे शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास आदि। ये बच्चों के लिए समग्र और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक प्रोत्साहन और पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहेगी। ECCE से मतलब है सभी छोटे बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के साथ साथ सीखने के शुरुआती अवसरों सहित देखभाल प्रदान करना। खेल आधारित और विकासात्मक रूप से उपयुक्त गतिविधियों से युक्त एक सुरक्षात्मक तथा प्रेरणात्मक परिवेश बच्चों के शारीरिक, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषा संबंधी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। EECE मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 यानी मिशन 2.0 का ही एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परिकल्पित किया गया है। भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों को समेकित बाल विकास योजना 1975 के तहत स्थापित किया गया है। देश भर में संचालित होने वाली 1.39 मिलियन आंगनवाड़ी केंद्र 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लगभग 80 मिलियन बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का दायरा बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में नई गतिविधियों को शामिल किया है। इन गतिविधियों में शामिल हैं कंपनियों और सीमित देयता भागीदारियों के फॉर्मेशन एजेंट के रूप में कार्य करना, किसी कंपनी के निदेशक या सचिव के रूप में कार्य करना, वे व्यक्ति जो कंपनी को कार्यालय परिसर या पत्राचार का पता प्रदान करते हैं, किसी फर्म का साझेदार या अन्य कंपनियों को सीमित देयता भागीदारियों के संबंध में समान स्थिति लाना। इसके अंतर्गत लीज, सब लीज और टेनेंसी पर कोई समझौता या भूमि, भवन या स्थान के उपयोग के लिए किसी अन्य समझौते को शामिल नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार पहले भी कुछ संस्थाओं को PMLA 2002 के अधीन लाई है। इनके बारे में विस्तृत विवरण हमारे 5 मई के न्यूज टुडे के अंक में है, तो आप उसको दोबारा से सुन सकते हैं।
और अगला टॉपिक है MSMEs के प्रदर्शन को बेहतर और तीव्र करना कार्यक्रम यानी रैम्प, रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSMEs परफॉर्मेंस। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम परिषद की पहली बैठक में रैम्प कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया। रैम्प विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कोविड लचीलापन और रिकवरी उपायों का समर्थन करती है। इसका उद्देश्य बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, संस्थानों एवं गवर्नेंस को मजबूत करना, केंद्र राज्य लिंकेज और साझेदारी में सुधार करना, विलंबित भुगतान की समस्याओं को दूर करना तथा MSMEs को कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों के बीच समन्वय की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय MSME परिषद की स्थापना की गई है। पैदल चलने का अधिकार, राइट टू वॉक। पंजाब पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह अधिकतर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित सड़क स्वामित्व वाली सभी एजेंसियों के लिए सड़क पर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। अगला टॉपिक है इंडो थाई कॉर्पेट। ये भारतीय नौसेना और रॉयल थाईलैंड नेवी के बीच एक सैन्य अभ्यास है। एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने स्टॉक एक्सचेंजों को यह अनुमति दे दी है कि वे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को ETCDs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भागीदारी के लिए प्रत्यक्ष बाजार पहुंच सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इससे पहले 2022 में सेबी ने बाजार की मजबूती और तरलता बढ़ाने के लिए FPI को ETCD में भाग लेने की अनुमति दी थी। ETCDs स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार योग्य डेरिवेटिव हैं। इनका अंतर्निहित परिसंपत्ति के रूप में उपयोगी वस्तुओं के साथ नियमित एक्सचेंज में व्यापार किया जाता है। उदाहरण के लिए सोना, कच्चा तेल, चांदी आदि। डेरिवेटिव्स वित्तीय अनुबंध हैं। इनका मूल्य इनकी अंतर्निहित परिसंपत्तियों यानी कि स्टॉक, मुद्रा, बॉन्ड, कमोडिटी की कीमतों में उतार चढ़ाव से निर्धारित होता है। मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर के तहत 50,000 से ज्यादा जल निकायों का समय से पहले ही कायाकल्प कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस मिशन के तहत अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया था। मिशन अमृत सरोवर को 2022 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के हिस्से के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और जीर्णोद्धार करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस मिशन का नोडल मंत्रालय है। इसका लक्ष्य अमृत सरोवरों का निर्माण या नवीनीकरण इस तरीके से करना है कि वे स्थानीय सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र बन जाए। लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सक्षम LMIS लॉन्च किया है। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली ने विकसित किया है। सक्षम देश भर में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक समर्पित और एकीकृत मंच है। ये प्रणाली ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों और महानगरीय शहरों में स्थित कॉरपोरेट अस्पतालों के स्वास्थ्य पेशेवरों का समावेशी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व से 3 बाघिनों को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है, जहां अरावली और विंध्य पर्वतमालाएं मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पाए जाते हैं। ढाक इस क्षेत्र में प्राप्त होने वाला सबसे आम वृक्ष है। ढाक के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। यहाँ बाघ, हनुमान, लंगूर, रीसस मकैक, गीदड़, जंगली बिल्लियां और करेकल पाए जाते हैं। तेलंगाना की रोबोटिक्स नीति रूपरेखा। तेलंगाना देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने एक राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। इसे एक संधारणीय रोबोटिक्स इकोसिस्टम बनाने के विजन के साथ लॉन्च किया गया है। इसे ऑल इंडिया रोबोटिक्स एसोसिएशन के सहयोग से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग ने विकसित किया है। इसे बनाने के लिए शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों और हितधारकों से इनपुट लिया गया है। ये चिन्हित किए गए 4 प्रमुख क्षेत्रों में समृद्धि और विकास को संचालित करने के लिए रोबोटिक्स तकनीक का लाभ उठाने पर केंद्रित हैं। ये 4 क्षेत्र हैं: कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक स्वचालन और कंज्यूमर रोबोटिक्स। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।